जोहार झारखंड, आप सभी का स्वागत है ईगल आईएएस द स्टडी जोन में। तो साथियों, आज हम लोग 4 जेपीएससी पीटी के इंडियन हिस्ट्री के पेपर का क्या करेंगे, पुनः चर्चा करेंगे। इससे पूर्व याद रखिएगा, मैंने प्रथम 50 प्रश्नों पर क्या किया था, चर्चा किया था, और अंतिम 50 प्रश्नों पर जो है आज हम लोग चर्चा करेंगे। याद रखिएगा, ये सभी प्रश्न आगामी जेपीएससी के साथ साथ झारखंड के डिफरेंट एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण है। अगर आप गौर से जेपीएससी के प्रश्नों का ध्यान रखेंगे, जो कि हमारे यूट्यूब पर बराबर अपलोड की जा रही है, और इसके पीछे का उद्देश्य यह है कि ये ऐसे ही प्रश्न जो है हर बार पूछे जाते हैं जेपीएससी में, और इनके प्रश्नों की प्रकृति क्या होती है, सेम होती है। तो अगर आप इन प्रश्नों पर एक बार रिवीजन कर लेंगे तो क्या होगा, याद रखिएगा, आपका सिलेक्शन तय हो जाएगा। और हमारा उद्देश्य है कि आप सभी को जो है जेपीएससी में एग्जाम में सफलता हासिल करवाना। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में से कौन से व्यक्ति सिंधु घाटी सभ्यता के उत्खनन से संबंधित नहीं थे। एनजी मौजूदार का संबंध याद रखिएगा चानू दौड़ों के साथ था, वो चानू दौड़ों के उत्खनन से संबंधित थे। दयाराम साहनी बोलने की आवश्यकता नहीं है, वो हड़प्पा के उत्खनन से जुड़े हुए थे। एमएस वत्स जो है मोहनजोदड़ो के खनन से भी जुड़े हुए थे। यहाँ आरसी मौजूदार, ये क्या है ना, ये याद रखिएगा, ये हिस्टोरिकल राइटर है, अर्थात ये जो है इतिहास के लेखन करते हैं। और इनकी जो सबसे महत्वपूर्ण चर्चित पुस्तक है वो है द हिस्ट्री एंड कल्चर ऑफ इंडियन पीपल, जो कि 1951 से लेकर 1977 में ये क्या हुआ था, याद रखिएगा, शुरू किया गया था 1951 में, और 1977 में ये खत्म हुआ था। इनमें संपूर्ण भारत के इतिहास हमें प्राप्त होते, द हिस्ट्री एंड कल्चर ऑफ इंडियन पीपल, याद रखिएगा। इसके अलावा इनकी एक और प्रमुख रचना है जो कि काफी हिस्ट्री में महत्वपूर्ण स्थान रखती है, वो है बाकाटाका एंड गुप्ता एज। ये एंशिएंट इंडिया के तहत है। ऐसे कई और इनकी रचनाएं हैं। तो बाकाटाका एंड गुप्ता एज भी जो है आरसी मौजूदार की क्या है ना, बहुत महत्वपूर्ण रचना मानी जाती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्नों की ओर आगे बढ़ते हैं। 51 के प्रश्न, निम्नलिखित में से हड़प्पा नगरों में से कौन सा मृतकों का टीला के रूप में विख्यात है। तो ऑब्वियसली इसका उत्तर क्या होगा, मोहनजोदारो इसका उत्तर होगा, लेकिन चूंकि यहां नहीं है तो क्या होगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। ऋग्वेद में वर्णित 10 राजन युद्ध किस नदी के से संबंधित है। तो पुरोशनी नदी, अर्थात रावी नदी के किनारे जो है 10 राग युद्ध संपन्न होता है। काफी जो है ये प्रश्न कई बार आ चुका है, और हमें लगता है कि जितने भी लोग जेपीएससी के प्रिपरेशन करते हैं उन्हें ये पता है कि इस तरह के प्रश्न बार बार रिपीट करते हैं, तो काफी आसान हो जाता है जेपीएससी के एग्जाम को क्लियर करने में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्नों की ओर आगे बढ़ते हैं। और नेक्स्ट प्रश्न क्या है, तो याद रखिएगा, नेक्स्ट प्रश्न, द आर्टिक होम ऑफ द आर्यंस के लेखक कौन है। द आर्टिक होम्स ऑफ द आर्यन के लेखक तिलक हैं। लोकमान्य तिलक जो है इसके लेखक हैं, और उनके अनुसार जो है आर्यन का जो आगमन हुआ था वो कहां से हुआ था, उत्तरी ध्रुव से हुआ था। तो इसके उत्तर क्या होंगे, इसके उत्तर होंगे बाल गंगाधर तिलक। चलिए, इसका पहली बार पब्लिकेशन कब हुआ था, तो इसका याद रखिएगा, इसका पहली बार पब्लिकेशन जो है 1903 में हुआ था। और तिलक के अनुसार जो है, मैंने जैसा कि आपको बताया कि 7000 बीसी के आसपास जो है आर्यों का आगमन हुआ है। कहां, तो याद रखना है आप सभी को कि मध्य एशिया की ओर आगमन हुआ है। ठीक है, चलिए, और उसी क्रम में जो है भारत में इनका आगमन हुआ। नेक्स्ट प्रश्नों की ओर आगे बढ़ते हैं। किस शासक के समय जैन धर्म 2 संप्रदायों में विभक्त हो गया। तो चंद्रगुप्त मौर्य के समय जो है, चंद्रगुप्त मौर्य भद्रभायु के साथ दक्षिण चले जाते हैं, चूंकि उस समय मगध में भीषण क्या पड़ता है ना, अकाल पड़ता है, और इस अकाल को ना हैंडल करने के कारण चंद्रगुप्त मौर्य दुखी होकर भद्रभायु के साथ दक्षिण में चले जाते हैं, जहां इनकी मृत्यु होती है। वहीं स्थूल भद्र के नेतृत्व में जो है जैन धर्म का जो शेष संप्रदाय वो यही रह जाता है। इस प्रकार चंद्रगुप्त मौर्य के समय में जो है जैन धर्म 2 भागों में बट जाता है। ठीक है, एक तो हो गया श्वेतांबर, दूसरा क्या हो गया, दिगंबर। श्वेतांबर जो कि स्थूलभद्र के नेतृत्व में थे, और दिगंबर जो कि जैन धर्म के जो है नियमों को ठोस तरीके से पालन करने वाले, उन्हें हम क्या कहते हैं, दिगंबर कहते हैं। ठीक है, चलिए याद रखिएगा, जैन धर्म की 2 हमें क्या प्राप्त होती है, सभाएं प्राप्त होती हैं। पहली सभा, इनकी पहली सभा जो है कहां हुआ था, तो पाटलिपुत्र में हुआ था। ठीक है, और किसके नेतृत्व में हुआ था, स्थूलभद्र के नेतृत्व में हुआ था, जहां 12 अंगों का क्या किया गया था ना, संकलन किया गया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखेंगे। दूसरे जो इनके सभा का आयोजन किया गया था वो कहां हुआ था, तो बल्लभी में हुआ था। 526 ईस्वी पूर्व बल्लभी में जो है इस सभा का आयोजन किया गया था। और क्षमा श्रवण क्या थे, तो याद रखिएगा, क्षमा श्रवण
इसके अध्यक्ष थे, जहां कई अंगों का भी संकलन किया गया था। जैन धर्म के बारे में जो है जेपीएससी में लगातार प्रश्न पूछे जाते हैं और इनमें कौन कौन से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। एक तो पंच महाव्रत के बारे में प्रश्न पूछा जाता है, अहिंसा, सत्य, अपरिग्रह, असत्य और ब्रह्मचर्य। इनमें से 4 का याद रखिएगा, 4 अहिंसा, सत्य, अपरिग्रह और असत्य जो है पारसनाथ के द्वारा जोड़ा गया, जबकि ब्रह्मचर्य जो है महावीर के द्वारा जोड़ा गया था। इसके अलावा इसके दर्शन को लेकर के क्या है ना प्रश्न पूछा जाता है। उनमें सबसे महत्वपूर्ण क्या है तो अनिकांतवाद और सप्तभंगनीय या श्वेतवाद, इन दोनों को लेकर बराबर जैन धर्म से प्रश्न पूछा जाता है। जैन धर्म से एक और चीज याद रखिएगा, वो ये कि जैन धर्म जो है पुनर्जन्म और कर्मवाद पर क्या करते हैं ना विश्वास करते हैं। जैन धर्म पुनर्जन्म और कर्मवाद पर विश्वास करते हैं, ये प्रश्न बराबर पूछा जाता है। चलिए तो नेक्स्ट प्रश्नों की ओर आगे बढ़ते हुए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न क्या है। 55 उत्तर वैदिक काल में किस वर्ण को शिक्षा का अधिकार नहीं था तो शूद्र वर्ण को शिक्षा का अधिकार जो है नहीं था। निम्नलिखित में से किसने मगध की राजधानी वैशाली को बनाया तो शिशुनाग के द्वारा जो है राजधानी परिवर्तन कर लिया गया था, अर्थात पाटलिपुत्र के साथ साथ वैशाली को भी अपनी सेकेंडरी राजधानी बनाया गया था, जिसे कालाशोक के समय में याद रखिएगा यहाँ जो है दूसरी बौद्ध संगति का आयोजन किया गया था 383 बीसी में। ठीक है, 383 बीसी में जो है कालाशोक के समय में यहां दूसरी बौद्ध संगति का आयोजन किया जाता है वैशाली में ही, और इसके बाद पूर्ण रूप से कालाशोक के समय में ही पाटलिपुत्र में जो है राजधानी स्थानांतरित हो जाती है। ठीक है, तो इसका उत्तर क्या होगा, इसका उत्तर होगा शिशुनाग। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्नों की ओर, देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न क्या है। नेक्स्ट प्रश्न 50 अशोक के किस अभिलेख में कलिंग युद्ध का वर्णन है तो 13वें जो शिलालेख है उसमें रॉक एडिट 13 में जो है याद रखिएगा इस शिलालेख में हमें अशोक के कलिंग युद्ध का वर्णन मिलता है। इसके साथ साथ जो है अशोक के ने विभिन्न क्षेत्रों में अपने धर्म विजय किया था उसका भी उल्लेख प्राप्त होता है। उनमें सीरिया के राजा अंटियोकोस के पास, टॉलमी जो है तुरामय अर्थात इजिप्ट के राजा टॉलमी के बारे में वर्णन किया गया है, सीरीन के राजा मगाज के बारे में वर्णन किया गया है, और इसके साथ साथ जो है एंटीगोनस मकदूनिया के राजा एंटीगोनस के बारे में जानकारी दिया गया है, अलेक्जेंडर ऑफ एपिरस के राजा अलेक्जेंडर के बारे में जानकारी दिया गया है, साथ में पांड्य, चोल और केरल सत्यपुत्र केरल पुत्र के बारे में भी जानकारी का स्रोत क्या है तो 13वें शिलालेख है। ठीक है, याद रखिएगा 13वें शिलालेख जो है 1872 ईस्वी में इसे ऑफिशियली जो है क्या किया गया था, ग्राम के द्वारा इसे सबके सामने लाया गया था। इससे पूर्व जो है प्रयास किए गए थे, लेकिन 1872 में इसे सबके सामने ऑफिशियली जो है अनाउंस किसके द्वारा किया गया, रिपोर्ट किया गया किसके द्वारा तो ग्राम के द्वारा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्नों पर आगे बढ़ते हैं। इसका उत्तर क्या होगा, इसका उत्तर होगा 13वें शिलालेख। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, नालंदा बौद्ध विहार का निर्माण किसके द्वारा किया गया तो कुमारगुप्त प्रथम के द्वारा नालंदा बौद्ध विहार का निर्माण किया गया था, जिसे हम क्या कहते हैं शकादित्य भी कहते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, इब्न बतूता कहाँ के निवासी थे तो मोरक्को या जो है याद रखना है मेगारीब भी इसे कहा जाता है। 1325 से लेकर 1354 तक ध्यान में रखिएगा 1354 तक जो है इनके द्वारा जो है विश्व के विभिन्न क्षेत्रों में भ्रमण किया गया, चाहे वो नॉर्थ अफ्रीका हो, मिडिल ईस्ट हो, ईस्ट अफ्रीका हो, सेंट्रल एशिया हो, साउथ एशिया हो, साउथ ईस्ट एशिया हो, चाइना हो, इटीसी। इन सभी यात्रा वृत्तांत को उन्होंने जो है अपने पुस्तक में रूप देने का प्रयास किया, और उस पुस्तक का नाम क्या था तो ए गिफ्ट टू दी दोज हु कंटेन द ऑनवर्ड्स ऑफ सिटीज एंड दी मार्वल्स ऑफ दी ट्रैवलिंग, जिसे जो है रिहाला भी कहा जाता है, जिसे क्या कहा जाता है रिहाला भी कहा जाता है। तो याद रखिएगा रिहाला में जो है संपूर्ण जीवनी उनके यात्रा वृत्तांत का संपूर्ण हमें क्या प्राप्त होता है ना विवरण प्राप्त होता है। चलिए इब्न बतूता के बाद आगे हम पढ़ते हैं, कबीर किसके शिष्य थे तो रामानंद के क्या थे ना, कबीर जो है रामानंद के शिष्य थे। रामानंद के कई और शिष्य थे, उनमें कबीर भी क्या थे ना महत्वपूर्ण थे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या है, नेक्स्ट प्रश्न 61 के प्रश्न, अकबर बैरम खां की संरक्षता में रहे, अर्थात बैरम खां के संरक्षण में अकबर ने अपने कौन से काल के दौरान अपना जीवन बिताया। तो इसका उत्तर क्या होगा, 1556 से लेकर 1560 तक जो है अकबर बैरम खां के संरक्षण में था। और बैरम खां के बारे में कहा जाता है कि बैरम खां को खाना की उपाधि दिया गया था। बाद में 1561 में अकबर के द्वारा जो है बैरम खां को मक्का भेज दिए जाने का आदेश दिया जाता है, लेकिन पाटन गुजरात में ही उनकी मृत्यु हो जाती है या उनकी हत्या कर दी जाती है। उनके विधवा सलीमा बेगम के साथ अकबर का विवाह हो जाता है और उनके पुत्र अब्दुर रहीम खाने खां को भी
खाने खाना की उपाधि दी गई है। याद रखिएगा, अब्दुल रहीम खाने खाने के द्वारा बाबरनामा का फारसी में अनुवाद कराया गया था। इसके अलावा इनके दो हमें क्या प्राप्त होते हैं ना, संस्कृत के एस्ट्रोलॉजी अर्थात ज्योतिष शास्त्र के दो जो है पुस्तक रचनाएं इनकी प्राप्त होती है। एक है खैट कोतुकुम और दूसरा क्या है, तो दूसरा है द्वात्री सार योगावली। ये दो जो है संस्कृत में उन्होंने लिखा था। तो अब्दुल रहीम खाने खाना जो है इनका संस्कृत के साथ साथ जो है फारसी भाषा के साथ कई भाषाओं पर इनका क्या था ना, इनका बहुत अच्छा कमांड था। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्नों की ओर। नादिर शाह के भारत आक्रमण, नादिर शाह का भारत आक्रमण 1739 में नादिर शाह का भारत आक्रमण हुआ था। ठीक है, चलिए मार्च 1739। जहांगीर के शासनकाल में निम्नलिखित में से कौन जेम्स प्रथम के दूत के रूप में सूरत में कोठी स्थापित करने में सफल रहा? हालांकि याद रखिएगा, विलियम हॉकिंस जो है पहले व्यक्ति थे जो जहांगीर के दरबार में आए, लेकिन पुर्तगालीज के कूटनीति के कारण वे सफल नहीं हो पाए। बाद में थॉमस रो के द्वारा, थॉमस रो जो कि 1615 में जहांगीर के दरबार में उपस्थित होते हैं और संपूर्ण मुगल क्षेत्र में जो है उन्हें व्यापार करने की छूट भी प्राप्त होती है। तो इसका उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर होगा थॉमस रो, इसका उत्तर होगा। ठीक है, चलिए आगे आते हैं नेक्स्ट प्रश्नों की ओर। ईस्ट इंडिया कंपनी को किस मुगल सम्राट से दीवानी का अधिकार प्राप्त हुआ? तो शाह आलम दूसरे अर्थात शाह आलम II के माध्यम से जो है इलाहाबाद की संधि 12 अगस्त 1765 और दूसरी जो है याद रखना है कि 16 अगस्त 1765 को दो संधि हुए थे। इनमें से 12 अगस्त 1765 को जो संधि हुआ क्लाइव और शाह आलम के बीच में हुआ था, जिनमें इन्हें बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी प्राप्त होती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्नों की ओर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या है देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या है? नेक्स्ट प्रश्न 65 के प्रश्नों पर चलिए जल्द से जल्द। स्थायी बंदोबस्त लागू कब किया गया? स्थायी बंदोबस्त लागू हुए 1793 में। याद रखिएगा 1790 में कार्नवालिस के द्वारा जो है एक भू राजस्व की व्यवस्था लाई गई, जिसे 10 वर्षों के लिए अपनाया गया था, लेकिन बाद में 1793 में इसे क्या कर दिया गया? स्थायी कर दिया गया। तो स्थायी बंदोबस्त जो है लागू कब किया गया? तो 1793 में स्थायी बंदोबस्त लागू किया गया। इसका नियम क्या था? इसमें नियम था कि 10/11 भाग जो है 11 भाग जो है किसका होगा? सरकार का होगा, और 1/11 भाग किसके होंगे? तो जमींदार के होंगे। यह व्यवस्था संपूर्ण भारत के 19% क्षेत्र में लागू किया गया था। याद रखिएगा, संपूर्ण बंगाल, बिहार, उड़ीसा, बनारस और उत्तरी कर्नाटक के क्षेत्र में इसे लागू किया गया। तो कुल मिलाकर के 19% भाग पर जो है स्थायी बंदोबस्त को लागू किया गया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्नों की ओर आगे बढ़ते हैं। विधवा के विभाग के लिए निम्नलिखित में किसने संघर्ष किया? तो बहुत ही सिंपल आंसर है इसका, आप सभी को भी ज्ञात है, ईश्वर चंद्र विद्यासागर के द्वारा विधवा पूर्ण विवाह को लेकर के जो है कार्य किया गया था, और इन्हीं के कारण जो 1856 में विधवा पुनर्विवाह कानून पारित हुआ था। इनके साथ साथ इनका झारखंड के साथ भी काफ़ी कुछ संबंध रहा है। याद रखिएगा, इन्होंने अपने अंतिम 18 वर्ष जो है जामताड़ा के कर्मटाड़ में बिताए थे। ठीक है, यहाँ इनके आवास को नंदन कानन कहा जाता है। आवास को क्या कहा जाता है? तो नंदन कानन नाम दिया गया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि नेक्स्ट प्रश्न क्या है। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखेंगे, भारत में रेलों का प्रचलन हुआ था कब? तो लॉर्ड डलहौजी के समय में भारत में रेलों का प्रचलन हुआ था। चलिए, जेम्स हिक्की का संबंध किसके साथ था? तो बंगाल गैजेट के साथ जो है जेम्स हिक्की का संबंध था। 1780 से लेकर 1782 तक, ये 2 वर्षों तक जो है इस पत्रिका का प्रकाशन किया गया था। बाद में इसे बैन लगा दिया गया था अंग्रेजों के द्वारा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या है? 1857 के विद्रोह के तत्काल पूर्व निम्नलिखित में से कौन सा विद्रोह झारखंड में हुआ था? तो इसका उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर होगा संथाल हुल, जो कि 1855 में हुआ था, 30 जून 1855 को, जिसे 1857 अर्थात सैनिक विद्रोह का क्या कहा था? पूर्व पीठिका कहा था। कोल विद्रोह का समय काल 1832। इसके साथ साथ बिरसा मुंडा के विद्रोह का समय काल याद रखिएगा 1895, और भूमिज विद्रोह जो कि कोल विद्रोह के समकालीन थे 1832 के हैं। ठीक है, तो इसका उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर होगा संथाल हुल, इसका उत्तर होगा। चलिए, गदर पार्टी के संस्थापक कौन थे? गदर पार्टी के संस्थापक याद रखिएगा लाला हरदयाल जो है गदर पार्टी के संस्थापक माने जाते हैं। इस पर गदर पार्टी को लेकर मैंने कई प्रश्न को सॉल्व किया है हमारे यूट्यूब में, राष्ट्रीय आंदोलन को लेकर के जो है 2 वीडियो डाले हुए, उस पर आप देख सकते हैं। और याद रखिएगा, गदर पार्टी की स्थापना कब की गई थी? 1913 में सैन फ्रांसिस्को, अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में इसकी स्थापना की जाती है, और इसके साथ साथ गदर नाम की एक पत्रिका का भी प्रकाशन किया जाता है।
ध्यान में रखिएगा, पंडित काशीराम भी जो है गदर पार्टी से ही जुड़े हुए हैं। लाला हरदयाल, सोहन सिंह भाकना और पंडित काशीराम, ये तीनों गदर पार्टी के क्या माने जाते हैं, संस्थापक सदस्य माने जाते हैं। बाद में याद रखिएगा कि पंडित काशीराम, करतार सिंह सरावा और विष्णु गणेश पिंगले को जो है 1915 में अंग्रेजी सरकार के विरुद्ध में जो है जर्मनी से जो है राजनीति या हम कह सकते हैं विरोध करने के कारण उन्हें क्या दिया गया ना, उन्हें फांसी की सजा दी गई थी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्नों पर। अखिल भारतीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत के वायसरॉय कौन थे, तो लॉर्ड डफरिन क्या थे ना, भारत के वायसरॉय थे 71। चलिए, गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को कब स्थगित कर दिया, असहयोग आंदोलन की शुरुआत जो है अगस्त 1920 में हुई, लेकिन चौरा चोरी कांड के बाद जो इसे समाप्त कर दिया गया था। तो 4 फरवरी 1922 को जो है चौरा चोरी कांड हुआ, तो ओब्वियसली जो है 12 फरवरी को इसे क्या कर दिया गया ना, समाप्त कर दिया। तो इसका उत्तर क्या होगा, 12 फरवरी 1922। चलिए नेक्स्ट प्रश्नों की ओर आगे बढ़ते हुए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न क्या है। ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध खिलाफत आंदोलन प्राप्त करने में निम्नलिखित में से कौन से मुख्य कारण था। तुर्की के साथ मित्र राष्ट्रों की अपमानजनक संधि, बिल्कुल याद रखिएगा। और इसके साथ साथ खलीफा पद को जो है समाप्त कर दिया गया था, उसे पुनर्स्थापित करने के लिए जो है इस आंदोलन को आगे बढ़ाया गया था। अर्थात खिलाफत आंदोलन मोहम्मद अली और शौकत अली के द्वारा शुरू किया था, जिसमें गांधी जी के प्रवेश हुआ और फिर ये नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में बदल गया। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, सुभाष चंद्र बोस को आईएनए आज़ाद हिंद फौज का नेतृत्व दिया गया कब, तो 1943 में। 1941 में जो है सुभाष चंद्र बोस कहाँ चले जाते हैं, भारत से बाहर चले जाते हैं और वे पहले तो रूस और फिर बर्लिन पहुंच जाते हैं। 1 सितंबर 1942 को जो है आज़ाद हिंद फौज के जो है गठन होता है और 1943 को जो है उन्हें आज़ाद हिंद फौज का क्या बना दिया जाता है ना, जो है सेनापति घोषित कर दिया जाता है। और 1943 में ही सिंगापुर में उन्होंने स्वतंत्र भारत के अस्थायी सरकार की घोषणा करते हैं। तो इस प्रकार इसका उत्तर क्या होगा, इसका उत्तर याद रखिएगा 1943 का उत्तर होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्नों की ओर देखते हैं। कारिकल का संबंध जो है निम्नलिखित तो किस राजवंश से है, कारिकल का संबंध जो है चोल राजवंश से है। याद रखिएगा, चोल संगम काल के दौरान कारिकल जो है चोल राजवंशों के एक महान शासकों में जो है वो गिने जाते हैं। और इसके साथ साथ आधुनिक कावरीपट्टनम, जिसे संगम काल के दौरान क्या कहा जाता, पुहार कहा जाता, तो पुहार के निर्माण के पीछे जो है कारिकल का ही हम कह सकते हैं कि योगदान है। और इसके साथ साथ कावेरी नदी पर 160 किलोमीटर एक लंबा बांध भी जो है कारिकल के द्वारा बनाया गया था। 190 ईस्वी जो है कारिकल का क्या है ना, समय काल है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि नेक्स्ट क्या है। पहिए का आविष्कार कब हुआ, तो नवपाषाण काल के दौरान जो है पहिए का आविष्कार हुआ। चलिए नेक्स्ट देखते हैं और क्या है। 76 के प्रश्न 77, अशोक की धम्म नीति का मुख्य सिद्धांत क्या था, अशोक की धम्म नीति का मुख्य सिद्धांत था स्वनियंत्रण करना। ठीक है, चलिए 78, मौर्य काल में विष्टि शब्द का क्या अर्थ था, तो विष्टि जो एक प्रकार की बंधुआ मजदूरी या एक प्रकार के हम कह सकते हैं कर था, जो कि मौर्य काल में लिया जाता, तो इसे बंधुआ मजदूरी कहा जाता है। इसके साथ साथ कुछ और चीजें भी याद रखिएगा। जो है राजकीय भूमि से प्राप्त क्या थे ना, राजकीय भूमि से प्राप्त जो है आय था। बलि एक प्रकार का टैक्स था, वो भी मौर्य काल के दौरान थे। और हिरन नाम का एक और टैक्स था जिस पर प्रश्न पूछा जाता है, याद रखिएगा हिरन, जो कि नगद लिया जाता था। तो ये पूछा जाता है कि निम्न में से कौन सा कर जो है अनाज में ना लेकर के नगद रूप में किया था, तो इसका उत्तर क्या होगा, इसका उत्तर हिरन इसका उत्तर होगा। ठीक है, तो इसका विष्टि क्या थे ना, विष्टि जो है बंधुआ मजदूरी थे। चलिए नेक्स्ट प्रश्नों की ओर। सोमनाथ का मंदिर जिसे मोहम्मद गजनी ने ध्वंस किया था किस देवता से संबंधित है, तो इसका तो उत्तर बिल्कुल क्या होगा, इसका उत्तर होगा शिव। 1000 से लेकर जो है 1000 ईस्वी से मोहम्मद गजनी का आक्रमण शुरू हो जाता है और 1025 में सोमनाथ मंदिर पर इसका आक्रमण होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्नों की ओर। दिल्ली सल्तनत का पहला संप्रभु शासक कौन था, पहला संप्रभु शासक। हालांकि दिल्ली सल्तनत की शुरुआत तो कुतुबुद्दीन ऐबक थी, लेकिन वे एक सिपह सालार के तौर पर रहते हैं। इल्तुतमिश को क्या माना जाता है, वास्तविक संस्थापक माना जाता है। और इनके द्वारा 1229 में, याद रखिएगा 1229 में बगदाद के खलीफा से जो है इन्हें घोषणा पत्र प्राप्त होता है, जिसमें इन्हें सुल्तान आजम की उपाधि प्राप्त की जाती है। इसका अर्थ ये क्या है ना, एक संप्रभु शासक बन गए थे। तो दिल्ली सल्तनत का पहला संप्रभु शासक कौन था, तो इल्तुतमिश था। चलिए इल्तुतमिश के दरबार का सबसे मुख्य जो इतिहासकार थे वो थे मिन्हाज उस सिराज, जिन्होंने तवाक़ीत नासिरी लिखा था और जिसके द्वारा जो है सल्तनत काल के प्रथम काल का हमें क्या प्राप्त होता है, इतिहास प्राप्त होता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर आगे बढ़ते
बढ़ते हैं, देखते हैं कि नेक्स्ट प्रश्न क्या है। नेक्स्ट प्रश्न, इनमें से कौन सा शहर फिरोज शाह तुगलक के द्वारा नहीं स्थापित किया गया। यहाँ पूछा जा रहा है कि कौन सा शहर फिरोज शाह तुगलक के द्वारा नहीं स्थापित किया, तो इसका उत्तर क्या होगा, इसका उत्तर होगा फतेहपुर। फतेहाबाद, जौनपुर, हिसार, ये सभी, इसके साथ फिरोजाबाद, ये सभी जो है लगभग 300 नए नगर की स्थापना जो है फिरोज शाह तुगलक के द्वारा किया गया था। फतेहपुर के बारे में बता दें कि फतेहपुर के बारे में कहा जाता है कि उत्तर प्रदेश का जो फतेहपुर है वो इब्राहिम शाह के द्वारा जो है निर्मित किया गया था। तो फतेहपुर, फतेहाबाद, जौनपुर, हिसार जो है, फिरोजाबाद, ये सभी नगर किसके द्वारा स्थापित किए गए, तो याद रखिएगा ये सभी नगर जो है फिरोज शाह तुगलक के द्वारा स्थापित किए गए थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्नों की ओर आगे बढ़ते हैं। बाबर ने अपनी आत्मकथा बाबरनामा किस भाषा में लिखी, तो इसका उत्तर क्या होगा, इसका उत्तर होगा तुर्की भाषा में जो है बाबरनामा लिखा गया था। बाबर को तुर्की भाषा का काफ़ी जो है ज्ञान था। बाबर ने तुर्की पद्यों का संकलन किया था, जिसे क्या कहा जाता है ना, जिसे दीवान कहा जाता है। इसके अलावा उन्होंने मुबाइया नाम की जो है एक नई शैली जो है विकसित की थी। मुबाइया, उसे क्या कहा जाता था, मुबाइया कहा जाता था, याद रखिएगा। मुबाइया नाम के एक शैली का विकास भी किया गया था बाबर के द्वारा, और इसके साथ साथ जो है उन्होंने रिसाला ए वालिदिया जो है तुर्की पद लिखा था, रिसाला ए वालिदिया कहा जाता है। अर्थात हम कह सकते हैं बाबर जो है तुर्की भाषा के साथ साथ एक अच्छे जो है जानकार भी थे और एक लेखक भी थे तुर्की भाषा के। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्नों की ओर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि नेक्स्ट प्रश्न क्या है। नेक्स्ट प्रश्न चलिए नेक्स्ट प्रश्न क्या है, 83। सातवाहनों की राजकीय भाषा, सातवाहनों की राजकीय भाषा क्या थी, प्राकृत। गाथा सप्तशती, याद रखिएगा हाल के द्वारा लिखा गया था गाथा सप्तशती, और गाथा सप्तशती से हमें कौन सी भाषा प्राप्त होती है, तो हमें जो है प्राकृत भाषा प्राप्त होती है। तो इसका उत्तर क्या होगा, इसका उत्तर होगा जो है, इसका उत्तर होगा प्राकृत भाषा, इसका उत्तर होगा। चलिए चौथ क्या है, तो शिवाजी के समय में चौथ जो है राजस्व का 1/4 क्या था, जो है चौथ था, और राजस्व के 1/10 को हम लोग क्या कहते थे, तो सरदेशमुखी कहते थे। ठीक है, चलिए तो चौथ क्या है ना, 1/4 जो है वो अपने पड़ोसी क्षेत्रों से, जहां विजित क्षेत्रों से वो क्या करते हैं, प्राप्त करते थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्नों की ओर आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि नेक्स्ट प्रश्न क्या है। 84 के बाद चलिए 85 में आ जाते हैं। पुस्तक इंडिया विंस फ्रीडम किसने लिखा, तो मौलाना अबुल कलाम आजाद के द्वारा जो है इंडिया विंस फ्रीडम लिखा गया था, जहां उन्होंने अपने वर्तमान अपने पर्सनल एक्सपीरियंस के साथ साथ जो है कांग्रेस के गठन को लेकर के आज़ादी तक की संपूर्ण चीज़ें जो है वर्णित की गई है। इसका उत्तर क्या होगा, याद रखिए इसका उत्तर होगा मौलाना अबुल कलाम आजाद। मोपला विद्रोह के क्या कारण थे, वास्तविक से मोपला विद्रोह के जो प्रारंभिक कारण वो क्या माने जाते हैं, धार्मिक माने जाते हैं। ठीक है, केरल के मालवार तट में मोपला विद्रोह जो है शुरू हुआ था। चलिए कांग्रेस ने किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था, तो याद रखिएगा द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस ने भाग लिया, और प्रथम और तृतीय इन दोनों में कांग्रेस ने भाग नहीं लिया था। तो इसका उत्तर क्या होगा, इसका उत्तर होगा द्वितीय। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, 15 अगस्त 1947 को निम्न में से कौन से रियासत भारत में सम्मिलित नहीं हुए, जूनागढ़, जम्मू कश्मीर और हैदराबाद। तो इसका उत्तर क्या होगा, उपयुक्त सभी। जूनागढ़ को याद रखिएगा फरवरी 1948 में जो जन्म संग्रह के द्वारा हासिल किया गया। जम्मू कश्मीर के बारे में बोलने की आप सभी को आवश्यकता नहीं है। हैदराबाद के लिए जो है ऑपरेशन पोलो अपनाया गया था, और ऑपरेशन पोलो के द्वारा इसे भारत में जो है सम्मिलित कर लिया गया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्नों की ओर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं क्या कुछ है। भारतीय साम्यवादी दल की स्थापना कब हुई, तो इसका उत्तर क्या होगा, इसका उत्तर होगा 1924 में सत्यभक्त के द्वारा जो है कानपुर में भारतीय साम्यवादी दल की स्थापना की गई थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं क्या कुछ है। दादा भाई नौरोजी ने किस लेख के माध्यम से लोगों के धन निष्कासन सिद्धांत को अपनी ओर खींचा था, क्या होगा इसका उत्तर, इसका उत्तर होगा इंग्लैंड डेब्ट टू इंडिया। ठीक है, 1867 में अपने ईस्ट इंडिया एसोसिएशन के जो है सम्मेलन में उन्होंने इंग्लैंड डेब्ट टू इंडिया या धन निष्कासन का सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। तो इसका उत्तर क्या होगा, इसका उत्तर होगा इंग्लैंड डेब्ट टू इंडिया। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे क्या कुछ है। संविधान सभा के प्रथम स्थायी अध्यक्ष कौन बने, तो संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है स्थायी सदस्य थे, और इससे पूर्व जो है सचिदानंद सिन्हा को 9 दिसंबर 1946 को याद रखिएगा संविधान सभा का निर्माण किया गया, और सचिदानंद सिन्हा को क्या बनाया गया, नाम अस्थायी सदस्य बनाया गया, और 11 दिसंबर को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद क्या बने, इसका स्थायी सदस्य बन गए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं क्या कुछ है। नेक्स्ट प्रश्न करो या मरो का नारा किस आंदोलन में दिया गया था, अशोक, सविनय अवज्ञा, भारत छोड़ो या सत्याग्रह। इसका उत्तर क्या होगा, भारत छोड़ो आंदोलन। 8 अगस्त 1942 से जो है भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हो गया था,
था और इस क्रम में गांधी जी के द्वारा नारा दिया गया था, करो या मरो अंग्रेजों भारत छोड़ो का नारा दिया गया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्नों की ओर आगे बढ़ते देखते क्या है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में अर्थात 1916 का जो कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में जो पैक्ट हुआ था, उस समय उस सम्मेलन की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी? तो इसका उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर होगा अंबिका चरण मजूमदार के द्वारा इसकी अध्यक्षता की गई थी। याद रखिएगा, अंबिका चरण मजूमदार को जो है ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ फरीदपुर भी कहा जाता है। बांग्लादेश फरीदपुर में इनका जन्म हुआ था और इस क्रम में बंगाल के लेफ्टिनेंट गवर्नर के द्वारा ये सम्मान उन्हें दिया गया था कि द ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ फरीदपुर। ठीक है, इसके अलावा याद रखिएगा उन्होंने इंडियन नेशनल एवोल्यूशन, याद रखना आप सभी को कि इंडियन नेशनल एवोल्यूशन नाम का एक सर्वे किया था जिसमें उन्होंने इंडियन नेशनल कांग्रेस के ओरिजिन और उसके प्रोग्रेस के बारे में संपूर्ण बातें लिखी थी। तो इंडियन नेशनल एवोल्यूशन, इसे याद रखना है, जो कि इनके द्वारा लिखी गई एक, हम कह सकते हैं एक सर्वे या पत्रिका भी, एक क्या कह सकते हैं, रचना कह सकते हैं। चलिए तो नेक्स्ट प्रश्न की ओर देखते हैं। क्या है हमारा नेक्स्ट प्रश्न क्या है? नेक्स्ट प्रश्न हो गया कि निम्न में से कैबिनेट मिशन के सदस्य नहीं थे। क्रिप्स, एवरी, पैथिक, लॉरेंस या अलेक्जेंडर? तो इसका उत्तर बहुत सिंपल है, एवरी। चूंकि कैबिनेट मिशन 24 मार्च 1946 को जो है कैबिनेट मिशन का आगमन हुआ और इसके साथ साथ इनके 3 सदस्य थे, क्रिप्स, स्टेफोर्ड क्रिप्स, एवी अलेक्जेंडर और पैथिक लॉरेंस, ये 3 सदस्य थे। एवरी का संबंध जो है क्रिप्स मिशन के साथ नहीं है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्नों की ओर, देखते हैं कि नेक्स्ट प्रश्न क्या है हमारा। नेक्स्ट प्रश्न क्या है? वांडीवास का युद्ध कब हुआ? फ्रांस और याद रखिएगा ब्रिटिश में जो है सत्ता को लेकर अंतिम युद्ध जो है वांडीवास का युद्ध था और वो कब हुआ? तो 1760 में हुआ वांडीवास का युद्ध। एक तरफ फ्रांस के लिए जो है लाली थे और दूसरी तरफ कौन थे? दूसरी तरफ जो है याद रखना है सर आयरकूट थे। आयरकूट, इन दोनों के मध्य जो है युद्ध हुआ और इसके साथ ही फ्रांस का जो है भविष्य खत्म हो गया और अंग्रेजों का भविष्य भारत में उज्जवल हो गया। तो वांडीवास के युद्ध के द्वारा संपूर्ण फ्रांसीसी क्षेत्र पर या फ्रांस के जो क्षेत्र है उसे खत्म कर दिया गया। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर, देखते हैं औरंगजेब ने किस सिख गुरु की हत्या करवा दी थी? तो 9वें गुरु तेग बहादुर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्नों की ओर आगे बढ़ते देखते हैं। हड़प्पा काल की 2 महत्वपूर्ण फसलें क्या थी? तो गेहूं और जौ। चूंकि उस समय चावल का कॉन्सेप्ट पूर्ण रूप से नहीं आया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्नों की ओर आगे देखते हैं। चाणक्य जो चंद्रगुप्त मौर्य का प्रसिद्ध मंत्री था, किस विश्वविद्यालय में अध्यापक था? अब ये बोलने की आवश्यकता तो है नहीं, तक्षशिला के वो क्या थे ना, वो अध्यापक थे। चलिए, सर्वप्रथम ब्राह्मणों को किसने भूमिदान दिया? कुषाण, सातवाहन, गुप्त या मौर्य? तो सातवाहन काल के समय में ये जो है भूमिदान देने की प्रथा प्रारंभ हुई थी। ठीक है, और अंतिम प्रश्न है संस्कारों की संख्या कुल कितनी है? तो 16 संस्कार कहा जाता है, अर्थात 16 संस्कार भारत में क्या माना जाता है ना, 16 संस्कार हमारे समाज में अपनाए जाते हैं। तो इसका उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर होगा 16। तो चलिए साथियों, इस प्रकार जो है अंतिम 50 प्रश्नों का भी क्या क्या कर दिया गया, आज चर्चा कर दिया गया। और याद रखिएगा इसी प्रकार के प्रश्न जो है बार बार जेपीएससी में रिपीट होते हैं। आप सिर्फ हमारे यूट्यूब को फॉलो करते रहें और आपको इन सभी प्रश्नों को लेकर के क्या मिलते रहेंगे, बराबर वीडियो मिलते रहेंगे, जिससे फॉलो करते हुए आप जेपीएससी को बहुत आसानी से क्लियर भी कर सकते हैं। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए।